बच्चों गुड मॉर्निंग। वैसे आज आप लोगों को मेरा ड्रेस अलग दिखाई दे रहा होगा और आप यदि ख्याल किए होंगे तो इस तरीके का ड्रेस पहने किसको देखते हो? कुछ बता सकते हो? अच्छा ये बताओ आप लोग कि पैसे निकालने के लिए कहाँ जाते हो? बैंक। और बैंक में जो बैंक मैनेजर रहते हैं वो क्या पहने रहते हैं? कोट सूट पहने रहते हैं कि नहीं? तो आज हम बैंक के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानकारियां लेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है बैंकिंग एवं आयकर। आज इस चैप्टर के बारे में बैंकिंग एवं आयकर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज कल बोलना चाहिए हमको हर कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। हम बाजार भी जाते हैं तो पैसा लगता है, दवाई लेने जाते हैं तो पैसा लगता है, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो पैसा लगता है। आदमी के पैदा होने से लेकर के उसके खत्म होते तक हमको पैसे की आवश्यकता होती है। और आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो देश है उस देश में लगभग 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र का आय का प्रमुख साधन क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आय का जरिया क्या है? खेती करना। खेती करके अनाज उत्पादन करते हैं और अनाज उत्पादन करने के बाद उसको वो बाजार में बेचते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना जीवन चलाते हैं। अब जब खेती करने की बात आती है तो खेती करने के लिए जो सबसे पहले आवश्यकता होती है वो काहे की आवश्यकता होती है? पैसे की। बिना पैसे के खेती भी नहीं हो सकता। आपको बीज लेना है, आपको खाद लेना है, आपको खेतों में लगवाना है, हर चीजों के लिए, हर कार्य के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है। और ग्रामीण व्यक्ति पैसे के लिए क्या करता है फिर? जिसकी पहुंच ज्यादा नहीं होती वो गांव के सेठ के पास जाता है, साहूकार के पास जाता है, जो सराफ सोना चांदी का धंधा करते हैं उनके पास जाता है, या जो पटेल आजकल मैंने जो गांव में बर्तन वगैरह बेचते हैं उनके पास जाता है और उनसे वो पैसा मांगता है कि सेठ जी मेरे को खेती करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसा दीजिए, जब फसल होगा तो मैं उसे आपको वापस कर दूंगा। तो जो सेठ रहता है वो पैसा बांटता है तो ऐसा ही तो नहीं बांट देगा पैसा। वो भी तो चाहेगा कि यदि मैं तुमको पैसा दूं तो तुमसे 2 पैसे कमाऊं भी। तो वो सेठ क्या बोलता है ग्रामीण को कि ठीक है पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन जब तुम्हारा फसल होगा तो यदि मैं आपको 1000 रुपया दे रहा हूं तो फसल होगा तो 1000 के बदले में 1500 रुपया वापिस करना 5 महीने के बाद में जब धान को बेचोगे। ग्रामीण सिर पकड़ लेता है, बोला 1000 रुपये में यदि मैं इसको 1500 रुपया दूंगा तो 1500 देने के बाद में यदि मैं 20,000 रुपया उससे उधार लिया तो 30,000 रुपया उसको वापस करना पड़ेगा, उसका 1.5। और 30,000 रुपये जब मैं उसको दे दूंगा तो मेरे लिए फिर क्या बचेगा? मैं कैसे कमाऊंगा, खाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे करेंगे? तो ये पसोपेश में बोलना चाहिए उसका जीवन गुजरता है। तो उसके बाद से वहीं से बोलना चाहिए, जाना साहूकार से पैसे उधार लेना, उसको ब्याज देना, वहां से हमारा पैसों की लेन देन की शुरुआत हुई और यहीं से बैंक के कामों की उत्पत्ति हुई। देश आजाद होने के बाद में हमारे यहाँ लोकतंत्र है। सरकार को ये लगा कि हमारे ग्रामीण तो ऐसे में लूट जाएंगे, उनके पास तो पैसा ही नहीं रहेगा, उनके बच्चे कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर बैंक खुला। और बैंक खुलने में बैंक भी वही काम करती है जो साहूकार करता है। बैंक क्या करती है? वो लोगों से पैसे लेती है, जिससे पैसे लेती है उसको ब्याज देती है और जरूरतमंद जो होते हैं जिसको कि वह पैसे देती है,
उससे वो बहुत कम ब्याज लेती है साहूकार की तुलना में। और जब साहूकार की तुलना में उससे वह बहुत कम ब्याज लेती है तो वो जो रुपयों का लेन देन हुआ, उस रुपयों के लेन देन से बैंक के कार्य की शुरुआत हुई। यहां से हम बैंक के बारे में जानते हैं, हमारे हर छोटे छोटे जगहों में आजकल बैंक है। जब बैंक के कार्य की शुरुआत हो गई और लोग साहूकार के पास न जाकर के कहाँ जाने लगे पैसे लेने के लिए? बैंक जाने लगे। आजकल हर बड़े गांव में, हर तहसील मुख्यालय में, हर जिले में बहुत सारे बैंक होते हैं जो लोगों की सेवा करने के लिए खुले हुए रहते हैं। और कोई भी सेवा करता है तो सेवा के बदले में शुल्क लेता है, और वह शुल्क जो बैंक लेती है वह ब्याज के रूप में लेती है। हमको हमारे जमा धन पे जो वो ब्याज देती है वो कम देती है। और यदि हम बैंक से उधार लिए, कर्ज लिए, तो उसमें जो ब्याज लेती है वह थोड़ा सा ज्यादा लेती है। और वह ज्यादा ब्याज जो होता है, उस ज्यादा ब्याज से वह अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, अपने खर्चे को चलाती है। इस तरीके से जो बैंक है वो काम करता है। तो पहला चीज तो हो गया कि बैंक की शुरुआत कहां से हुई। दूसरा चीज हो गया कि हमारी बैंक की परिभाषा क्या है। दूसरे चीज के बारे में बताया, बैंक की परिभाषा। तो बैंक की परिभाषा में क्या आता है कि जो बैंक है वो जनता द्वारा, जनता से धन लेकर के उस पर ब्याज देती है, और जरूरतमंदों को, व्यापारी को, किसानों को, उद्योगपतियों को जिसकी जितनी आवश्यकता है उन सभी को उनके आवश्यकता अनुसार ब्याज लेकर के कर्ज देती है। यही हमारा बैंक की परिभाषा है। ठीक है। अब बैंक की परिभाषा के पश्चात आ जाता है हमारा बैंक का कार्य। अब हमको इतना तो पता चल गया कि जो बैंक है उसका जो मेन काम जो रहता है वो पैसा जमा करना और पैसा उधार देना। ये पैसा जमा करना और उधार देना के छोड़ बैंक समाज के लिए भी बहुत सारे कार्य करती है। तो बैंक का जो कार्य होता है, उन बैंक के कार्य में सर्वप्रथम तो आता है कि जनता से धन जमा में लेना। सबसे पहला काम क्या होता है कि जनता जो वहां पर रहते हैं उनसे धन वो लेती है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है तो उसको डर बना रहता है, घर में रखूंगा तो चोरी हो जाएगा, कोई लूट करके ले जाएंगे। तो वो अपने पैसे को कहाँ ले जा करके रखता है? बैंक में रखता है, बैंक में जमा करता है। उसके सिस्टम जो है उसमें हम धीरे धीरे से आएंगे, अभी इसकी शुरुआती बातें में हम चल रहे हैं। तो पहला काम तो हो गया कि वो जनता से ही पैसा लेती है और अपने पास में जमा करती है। जब बैंक जनता जो है उसको बहुत सारे पैसे दे दिए, जमा करने लगे, और उसके बाद कोई किसान गया, बोला मेरा 10 एकड़ खेत है, मेरे को पैसे की आवश्यकता है खेती करने के लिए, तो फिर वो बैंक वाला क्या करता है, वो जो जमा धन जनता से लिया रहता है उसी जमा धन को जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण देता है। तो दूसरा काम हो गया जनता को ही, या दूसरे शब्दों में जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करना। जरूरतमंदों को वह ऋण प्रदान करती है। अब किसान व्यक्ति बैंक से पैसा लिया, कर्ज लिया, ऋण लिया, खेती किया, और भगवान की दया से बोलना चाहिए उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई। और जब बहुत अच्छी फसल हो गई,
खूब सारा पैसा मिला उसको बेचने से, अपना फसल बेचने से, और उसकी लड़की जो थी, किसान की लड़की, वो बड़ी हो रही थी, तो उसके लिए उसके शादी करने की उसको चिंता थी। शादी करने की उसको चिंता थी तो उसके लिए उसको गहने खरीदने की आवश्यकता हुई, क्योंकि फसल तो उसका अच्छा हुआ था ना। तो वो क्या करता है, फसल बेच करके गहना खरीदता है। अब गहना खरीदा तो गहना खरीदने के बाद उसके लिए क्या चिंता हो गई, उसको उसकी सुरक्षा की चिंता हो गई कि गहना तो मैं खरीद लिया, मेरा घर तो मिट्टी का है, खपरा वाला है, कहीं चोरी हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा और मैं अपनी लड़की का शादी भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस कारण क्या करता है, वो अपना जो गहना रहता है उसको लेकर के फिर कहाँ जाता है, बैंक जाता है। तो बैंक का एक काम, समाज के लिए उसका एक काम करता है कि वो लोगों के आभूषणों को भी सुरक्षित रखती है बैंक। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए बैंक जो है वो लॉकर की व्यवस्था करती है। तो एक बैंक का और काम हो जाता है लॉकर, लॉकर की व्यवस्था करना। आप लोग लॉकर के बारे में नहीं जानते होंगे, हम आपको बता दें, छोटी सी जानकारी दे दें आपको कि बैंकों में, बैंक तो सबने देखा है, बैंकों में एक रूम होता है, बहुत बड़ा सा रूम, और उस रूम में बोलना चाहिए जो ईंटे की दीवार होती है, उस ईंटे के दीवालों के बीच में भी लोहे के चद्दर डले हुए होते हैं। आपका जो स्कूल है उस स्कूल में लोहे दीवार बने हुए हैं। आप ये कल्पना करो कि एक दीवार आपका स्कूल का है, उस स्कूल के या आपका जो कक्षा है उतना बड़ा एक रूम होता है, वहाँ एक दीवार है, उस रूम में सिर्फ एक दरवाजा रहता है, कोई खिड़कियां या वेंटिलेटर नहीं होते। फिर उस दीवार के बाद लोहा का चद्दर रहता है, फिर दीवार रहता है। इस तरीके से वो पूरे कमरे चारों तरफ से बंद होते हैं। जिस तरीके से नीचे भी चादर होता है, ठीक उसी तरीके से उसके लेंटर में भी वो लोहे के चादर बंद रहते हैं। और फिर ऊपर को तो फॉल्स सीलिंग से करके बंद कर दिया जाता है, नीचे आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पर लोहा का चादर भी लगा हुआ है। जो दरवाजे होते हैं वो दरवाजे भी लोहे के दरवाजे होते हैं, साथ में चैनल गेट भी लगे होते हैं, और उस लोहे के दरवाजे के जो ताले होते हैं वो ताले भी इस तरीके से होते हैं कि 2 कभी कभी 3 चाबियों से खुलते हैं। उस कमरे के जो ताले होते हैं वो इस तरीके के ताले होते हैं कि वो 2-3 चाबियों से खुलते हैं। और वो जो चाबियां हैं उसी बैंक के हेड, जो कि ब्रांच मैनेजर होता है, और उनका जो हेड कैशियर होता है, जो उस लॉकर रूम का इंचार्ज होता है, उसके पास, माने अलग अलग व्यक्तियों के पास उसका चाबी होता है। बैंक मैनेजर चाहे तो अकेला वो भी उस लॉकर रूम में घुस नहीं सकता। ये तो वहां पे शुरुआत हो गई। प्लस उसके ऊपर में आजकल सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, तो वहां बाहर की ओर, अंदर नहीं रहता, दरवाजे के बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है, जिससे ये पता चल जाए कि उस लॉकर के रूम में कौन कौन जा रहा है, कौन कौन आ रहा है। तो इतनी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था होती है। ये तो हो गया रूम। रूम के अंदर में फिर अलमारियां होती हैं। उस अलमारी में छोटे छोटे खाने बने रहते हैं, जैसे ठीक उसी तरीके के खाने जैसे आप लोग अपने गांव में या अपने शहरों में के किराना दुकान में यदि कुछ सामान लेने के लिए जाते होगे तो आप देखते होगे कि वहाँ छोटे छोटे दराज रहते हैं। काली मरीच देना या इलायची देना या लौंग देना, इस तरीके से जब आप बोलते हो तो वह दराज को खोलता है और दराज से निकाल करके देता है। तो वो जो छोटे छोटे दराज रहते हैं वो भी सब स्टेनलेस स्टील के ही बने हुए रहते हैं, और उसमें भी जो ताले लगे होते हैं वो भी 2 चाबी से खुलते हैं। एक चाबी उसका आपके पास होता है और एक चाबी उस बैंक वाले के पास होता है। मतलब
जब लॉकर के रूम में आप बैंक वाले के साथ अंदर घुसे तो बैंक वाला आता है, अपने चाबी से पहले एक राउंड घुमाता है और घुमाने के बाद वो बाहर निकल जाता है तुरंत, ताकि वो भी नहीं देख पाता कि आप क्या रखे हो अपने लॉकर में, अपने पेटी में बोल सकते हैं। फिर आप अपने चाबी से उसको खोलते हो, चूंकि 2 चाबी है, एक खोल के चला गया, दूसरी चाबी से आपने खोला और उसके बाद अपना दराज खोला और उस दराज के अंदर आप अपना कीमती आभूषण, वो जो ग्रामीण अपनी लड़की के लिए गहना खरीदा था, वो गहना को वो उसमें रख सकता है। तो इस तरीके से जो बैंक है हमारे लिए, हमारे सामानों की सुरक्षा के लिए, हमारे कीमती आभूषणों के सुरक्षा के लिए क्या की व्यवस्था करती है? लॉकर की व्यवस्था करती है। ये सब चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आपने अभी तक के बैंक का स्ट्रांग रूम नहीं देखा होगा, तो स्ट्रांग रूम के अंदर की ऐसी स्थितियां होती है। दूसरा, इसके बाद चौथा आता है हमारा विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। अब ये विदेशी मुद्रा कहां से आ गया? विदेशी मुद्रा कहां से आ गया? तो विदेशी मुद्रा जब हम विदेश जाते हैं तो उस समय आवश्यकता होती है। इसको हम अभी फिर से बताते हैं, तब तक के लिए आप ये जो लिखा हुआ है हेडिंग, इसको लिख लीजिए। अब तक के आप लोगों ने इसको लिख ही लिया होगा। हमने अभी 3 नंबर तक के बताया था आपको कि लॉकर की व्यवस्था करना, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। चौथा जो बैंक का काम है, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। अब ये विदेशी मुद्रा क्या है? हम अपने जैसे देश में है, भारत देश में है, वैसे ही बहुत सारे देश हैं और हर देशों में हमारे यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम रुपए है। हर देशों की करेंसी का नाम अलग अलग है। हम अमेरिका जाएंगे तो वहाँ डॉलर चलेगा, यदि हम इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पाउंड चलेगा, और यूरोप के कई सारे देश हैं जहाँ पे यूरो चलता है। बांग्लादेश जाते हैं तो टका चलता है। तो जब हम अलग अलग देश जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ की जो मुद्राएं होती है वो अलग अलग होती है। हमारा रुपया वहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। यदि हम अमेरिका जाते हैं तो हमको वहाँ खरीदारी करने के लिए वहाँ के दुकानों में क्या देना होगा? डॉलर देना होगा, और हमारे पास तो डॉलर है नहीं। तो हम क्या करते हैं? बैंक जाते हैं और बैंक में अपनी देश की मुद्रा जो रुपए है वो बैंक में देते हैं, तो बैंक वाला उसके बदले में हमको डॉलर देता है। उस डॉलर को लेकर के हम फिर विदेश जाते हैं और वहां पर जो भी खरीदारी है, लेन देन है, होटल में खाना है, घूमना है, पिक्चर देखना है, जो भी कार्य हमको करना है हम वहां पर उस डॉलर में करते हैं। जब हम वापस आते हैं तो यहाँ लाएंगे तो हमारे लिए डॉलर कोई काम का नहीं है, तो फिर यहाँ हम उस बैंक में उस डॉलर को जमा कर देते हैं और उसके बदले में रुपए ले लेते हैं। तो ये जो डॉलर है, विदेशों की जो करेंसी है, विदेशों की जो मुद्रा है, उसकी भी व्यवस्था बैंक ही करती है। साथ ही साथ समाज के लिए भी बहुत सारे बैंक कार्य करती है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई स्कूलों को, कभी वो बैंक वाले स्कूल आते हैं, देखते हैं कि स्कूलों में पंखा नहीं है, पंखे की कमी है, तो स्कूल में पंखा गिफ्ट दे देते हैं। कभी पानी के लिए आरओ सिस्टम गिफ्ट दे देते हैं, कभी टेबल कुर्सियां गिफ्ट दे देते हैं। तो ये समाज के लिए भी, क्योंकि स्कूलों में बच्चे अध्ययन करते हैं जो कि समाज के अभिन्न अंग है, तो उनके लिए भी वह कुछ कुछ देने का काम भी करती है। तो ये तो हमारे जो बैंक के मुख्य कार्य हैं, इतने सारे कार्य बैंक हमारी करती है। अब इस कार्य करने के बाद बैंक की सुविधाएं, आजकल जो बैंक है बहुत सारी सुविधाएं देती है।
पहले क्या होता था, बैंकों में बड़े बड़े लेजर होते थे, बड़े बड़े रजिस्टर होते थे जिसमें लिख करके पूरा कार्य होता था। जब से कंप्यूटर और इंटरनेट आ गया है, हमारे जो कार्य हैं वो बहुत आसानी से हो गए हैं। छोटे छोटे एटीएम कार्ड बन गए हैं, जगह जगह उसकी मशीनें लग गई है। हम 24 घंटे दिन हो या रात हो उस कार्ड की सहायता से उस एटीएम से जाकर के अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से यदि हमको अपने रिश्तेदारों को या अपने बच्चों को जो बाहर में पढ़ रहे हैं उनको पैसे भेजने हैं। पहले क्या होता था, कोई घर का एक व्यक्ति जाता था, उसको पैसे देकर आता था, आने जाने का किराया खर्चा होता था, समय उसका नुकसान होता था, समय भी नुकसान होता था, किराया भी खर्च होते थे, नुकसान भी होता था काफी। अब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हमारे पास फोन की सुविधा है, बच्चे फोन करके बताते हैं पापा पैसे चाहिए, पापा बैंक जाते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जितने पैसे बोलते हैं उस बच्चे के अकाउंट में तुरंत मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही उस बच्चे के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। फोन करके बता देते हैं, बच्चा एटीएम से वहां से पैसा निकाल लेता है, समय भी बच गया, काम भी आसानी से हो गया। तो ये तो हमारी बैंक सुविधाएं देती है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से रुपए जमा करना। दूसरा, एटीएम से 24 घंटे रुपए निकालना। एक ड्राफ्ट की भी सुविधा है। आप लोग अभी 10वीं कक्षा में हो, 10वीं पास करोगे, उसके बाद 12वीं पास करोगे, फिर कई तरह के प्रतियोगी परीक्षाएं दोगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा आवेदन कराती है उनके लिए उस परीक्षा देने के लिए फीस देने की आवश्यकता होती है। अब फीस देने के लिए तो यदि हम बस्तर के हैं तो हमको फीस जमा करना है रायपुर में, तो हम तो रायपुर जा नहीं सकते, तो उसके लिए ड्राफ्ट की सुविधा रहती है। हम ड्राफ्ट बनाते हैं और ड्राफ्ट जमा करते हैं। वो जो ड्राफ्ट है वो भी पैसे का ही एक रूप है, समझ सकते हैं बोलचाल की भाषा में। तो बैंक बोलना चाहिए इतनी सारी सुविधाएं देती है। तो आजकल तो अभी थोड़े दिन में यदि आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा तो वो भी जानते होंगे कि नई सरकार जो है वो लोगों का बीमा भी बैंक के माध्यम से कर रही है। जनधन के नाम से हर ग्रामीणों का खाता खोला गया है और खाता खोलने के पश्चात प्रत्येक खाते में बीमा, सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की भी योजनाएं लागू की है, जिसमें बहुत कम राशि में जिस भी व्यक्ति का बैंक में खाता है उसका बीमा किया जा रहा है। आज देखते होंगे आजकल रोड में कितना भीड़ भाड़ रहता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कहाँ नहीं जा सकता। और मात्र 12 रुपए की राशि प्रतिवर्ष यदि व्यक्ति जमा करता है बीमा कराने के लिए, और भगवान न करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, यदि कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसको बैंक तुरंत 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो आप सोच सकते हो कि ये हमारे लिए कितना अच्छा कार्य है। लेकिन ये जितने भी बैंक हमको सुविधाएं देती है, बैंक जो भी कार्य करती है, इन सब चीजों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे जो संबंध है वो किसके साथ होने चाहिए? बैंक के साथ होने चाहिए। ये सभी कार्य तभी हो पाएंगे जब हम बैंक तक जाएं और बैंक वाला हमको जाने। और बैंक वाला हमको कब जानेगा? जब हमारे द्वारा कुछ भी चीज लिखित रूप में बैंक में दिया जाएगा। तो जब हम बैंक जाते हैं और बैंक का व्यक्ति और हमारे बीच का जो संबंध होता है वो संबंध बताता है क्या चीज? हमारा खाता।
अकाउंट जिसको बोलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे और बैंक के बीच में है और वह है बैंक में खाता खोलना। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो दूसरा यहां पर हम लिख देते हैं, बैंक में खाता खोलना। और आजकल बैंक में खाता खोलना बहुत ही सरल है। अब बैंक में खाता खोलना है तो जैसे आप लोग अभी 10वीं कक्षा में हो, अब बोर्ड परीक्षा दोगे। बोर्ड परीक्षा देने के लिए आपको क्या करना होता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है ना, फॉर्म भरना पड़ता है। तो जब आप फॉर्म भरते हो ठीक उसी तरीके से बैंक वाले से पहचान बताने के लिए या बैंक वाला आपको जाने, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म होता है। वो फॉर्म आपको आवेदन पत्र देना पड़ता होता है और उस आवेदन पत्र में हमको जो लगता है वो आवेदन पत्र, 2 फोटो, निवास का पता और पहचान, इतनी सारी चीजें हमको आवश्यक होती है। आवेदन पत्र, 2 फोटो, निवास का पता और पहचान। और हमारा जो आवेदन पत्र रहता है वो बहुत ही सिंपल आवेदन पत्र होता है। हम आपको आवेदन पत्र भी दिखा सकते हैं। ये आपका आवेदन पत्र है, भारतीय स्टेट बैंक का खाता खुलवाने का आवेदन पत्र। इसके अंदर में छोटी छोटी सी जानकारियां हमको भरनी पड़ती है। छोटी छोटी सी जानकारियां मतलब आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके माताजी का नाम क्या है, आपका जन्म तिथि क्या है, आप कहाँ रहते हो, इस तरीके से, और आपका दस्तखत, हस्ताक्षर, इतनी सारी बातें हमको आवश्यक होती है। अब आवेदन पत्र तो हमने आपको दिखा दिया। आपका 2 नवीनतम फोटो रखता है। वो फोटो जो एक फोटो आवेदन के साथ में बैंक में रहता है और दूसरा फोटो आपको बैंक वाले एक पासबुक के रूप में, पासबुक में आपकी फोटो को लगा करके आपके पास आपको वापस कर देते हैं, ताकि आप दोबारा जाओ उस पासबुक को लेकर के तो बैंक वाला आपको पहचाने। यदि आप पासबुक लेकर के नहीं जाओगे तो बैंक वाला बोलेगा कौन हो भाई, काहे के लिए आए हो, पहचान के लिए कुछ जरूरी ना। तो 2 फोटो, ताकि बैंक का कोई भी व्यक्ति हो, आपके पासबुक का फोटो और उसके जो रिकॉर्ड में है उस फोटो, दोनों को मिलान करके ये जान जाए कि जो भी व्यक्ति आया है वो सही व्यक्ति है। दूसरा आता है हमारा निवास का पता, कि खाता खुलवाने के लिए जो आवश्यक है वो निवास का पता, कि हम रहते कहाँ हैं। निवास के पते में आप कुछ भी दे सकते हो। मतदाता पहचान पत्र भी होता है। बिजली बिल है, सबसे जो सुंदर चीज है वो आपके घर का बिजली बिल। आजकल हर के घर में बिजली होती है और बिना बिजली के तो जीवन की कल्पना भी अधूरी है। तो वो जो बिजली बिल है जिसमें आपका पता लिखा हुआ रहता है, तो निवास के लिए वो प्रूफ हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ। और एक आता है आपका पहचान, कि सरकार भी आपको जानती है। इसके लिए यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप अपने पहचान के लिए अपना मतदाता परिचय पत्र या आधार कार्ड, इसको ले जाकर के बैंक में दे सकते हो। और यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो उस परिस्थिति में आप अपने पिताजी के साथ में जाओगे और पिताजी का मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने सारे चीजें होने के पश्चात बैंक जो है आपका खाता खोलती है। और ये खाता जो है, खाता खोलने के लिए बैंक में एक न्यूनतम राशि जमा भी करनी पड़ती है और वो न्यूनतम राशि हर बैंक में अलग अलग होती है। यदि सरकारी बैंक है तो उस बैंक में
500 रुपए न्यूनतम राशि होती है, कोई बैंक वाले 1000 रुपए न्यूनतम राशि रखते हैं, और कोई बहुत अच्छा प्राइवेट बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, साफ सुथरा है, तो कई बैंक 5000 रुपए से भी खाता खोलते हैं। जितना अच्छा बैंक उतनी ज्यादा राशि। लेकिन सब बैंक का काम एक ही होता है, जितना काम हमने आपको बताया है काम वही होता है। तो इस तरीके से हमारा बैंक में जब हम पूरे प्रमाणित दस्तावेज दे देते हैं तो दस्तावेज को लेने के बाद में बैंक हमारा खाता खोलता है। और पूरे खाता खोलने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका हस्ताक्षर। सबसे महत्वपूर्ण चीज कैसे हस्ताक्षर, कि जब आप बैंक में पैसा निकालने के लिए जाओगे दोबारा, तो वही व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति है, ये बैंक वाला कैसे पहचानता है? आपके हस्ताक्षर से। और जब आपने अपना खाता खुलवाया है उस समय का जो आपका हस्ताक्षर है, और जब आप पैसा निकालने के लिए जा रहे हो उस समय का आपका हस्ताक्षर है, दोनों हस्ताक्षर समान होने चाहिए। यदि आप अलग अलग हस्ताक्षर करते हैं तो बैंक आपको आपका ही पैसा देने के लिए मना कर सकती है। बैंक आपको बोल सकती है कि नहीं भाई साहब, ये आपका हस्ताक्षर नहीं है। फिर उसके बारे में उस पर खोजबीन होगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण, इसी कारण बैंक में जो खाता खोलने का वयस्क लोगों का न्यूनतम उम्र रहता है वह 18 साल रहता है, क्योंकि तब तक के वो बालिग हो गए रहते हैं, अपने हस्ताक्षर के बारे में समझते हैं और अपना हस्ताक्षर बदलते नहीं हैं। यदि आप एक बार दूसरे, जैसे कि पैंट शर्ट चेंज करते हैं, यदि उस तरीके से आप हस्ताक्षर चेंज करने लगे तो आपको बैंक पैसा नहीं देगी कभी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है हस्ताक्षर। आपके खाते में पैसा तो कोई भी जमा कर सकता है। आप अपने दोस्त यार को, माँ पिताजी को, भाई बहन, किसी को भी बोले कि जाओ हमारे खाते में पैसा जमा कर देना, तो बैंक हंसी खुशी पैसा ले लेगी। लेकिन यदि आप अपने माँ पिताजी को भेजे कि जाओ हमारे खाते से पैसा निकाल करके ला देना, तब बैंक आपका पैसा किसी को नहीं देगी। बैंक का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपके रुपए की सुरक्षा करना भी है। खाते खुलवाने के, खाते से पैसा निकालने के लिए एक निकासी फार्म होता है बैंक का, वह भी बहुत छोटा सा निकासी फार्म है, जिसमें आप अपना खाता नंबर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, कितना पैसा निकालना है शब्दों में और रुपए में लिखेंगे, और तारीख डालेंगे जिस तारीख को पैसा निकालना है। किसी भी किस्म का कटपिट, गलती, ओवर राइटिंग बैंक बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। और उसके बाद उसके नीचे में एक जगह हस्ताक्षर और पीछे तरफ भी एक जगह हस्ताक्षर लेते हैं, कागज के पीछे की ओर। अभी ये पीछे कोरा है, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना होता है। बैंक का व्यक्ति दोनों हस्ताक्षर मिलाता है कि उसी व्यक्ति का है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति पैसा निकालने का प्रयास करेगा आपका, तो दो दस्तखत एक समान कभी नहीं कर पाएगा। एक दस्तखत तो कर दिया और दूसरी बार यदि वो आपका दस्तखत करने का प्रयास करेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से एक छोटे से फॉर्म भरने के पश्चात आपका पैसा बैंक से आपको मिल जाता है। और पैसे निकलने के पश्चात जो बैंक है आपके खाते में कितना पैसा बचा, इसके लिए एक पासबुक देती है, जिसमें आपके बैंक के द्वारा जो लेन देन किए जाते हैं वो सभी लेन देन इंद्राज होता है। और वैसे भी आजकल इसके बारे में आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि कार्ड की सहायता से आपको जो छात्रवृत्तियां मिलती है वह भी कार्ड की सहायता से मिलती है। एटीएम जा कर के आप लोग अपनी छात्रवृत्ति लेते हैं या बैंक जा कर के भी अपनी छात्रवृत्तियां लेते हैं। ठीक उसी तरीके से पैसे जमा करने का भी एक फॉर्म होता है छोटा सा, जिसमें आप पूरे डिटेल्स लिख करके बैंक कितने पैसे जमा कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारियां लिख करके बैंक में जमा करते हो, और उसमें भी नीचे दस्तखत करते हो। साइड में उसके बैंक आपको एक पावती देती है कि आपसे वह कितने रुपए जमा ली और आप कितने रुपए
के नोट कितनी संख्या में जमा किए, इसकी भी जानकारी आप पीछे तरफ डिटेल्स बना करके देते हैं। तो इस तरीके से बैंक हमारे पैसे की इतनी ज़्यादा सुरक्षा करती है, तो स्वाभाविक है हम सब अपने पैसे घर में नहीं रख करके बैंक में रखेंगे, और बैंक पैसे के साथ साथ हमको उसमें क्या देती है, ब्याज भी देती है। तो इस तरीके से हुआ हमारा बैंक का खाता खोलना। अब बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं? खातों के प्रकार व्यक्ति के जरूरत के हिसाब से उसके खातों के प्रकार होते हैं। हर व्यक्ति की जरूरतें अलग अलग होती है। जैसे कोई किसान है, वो बैंक जा रहा है, उसके पास रोज रोज तो पैसा आएगा नहीं। जब किसान अपना फसल बेचेगा या अपने घर के बाड़ी में यदि वह कुछ सब्जी वगैरह लगाया है उसको बेचेगा, तब उसको पैसे की प्राप्ति होगी, और वह एक मुश्त ले जा करके पैसे वहां पर जमा करता जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी राशि जमा करता जाएगा, और जब उसको जरूरत है तो वहां से थोड़ी थोड़ी सी राशि निकालता जाएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण खाता है, जो प्रत्येक नागरिकों का होता है, वह खाता है बचत खाता। मतलब व्यक्ति जो अपने जहां से भी वो पैसे कमाता है और जो पैसे बचाता है, उसको बैंक में ले जाकर के वो जमा करता है। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो बचत करता है उसको बैंक में ले जाकर के रखता है। इस कारण उसका नाम क्या पड़ गया, बचत खाता पड़ गया। ये एक बचत खाते का प्रकार है। इस बचत खाते में हम अधिकतम महीने में 5 बार पैसे जमा कर सकते हैं और 5-6 बार वहां से पैसे भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बचत खाता खोल लिया इसका मतलब दिन में हम 4 बार 5 बार जा रहे हैं पैसा जमा करने के लिए। बैंक वाला परेशान हो जाएगा आपके इस काम से। तो बचत खाता जिसमें हम महीने में अधिकतम 4-5 बार अपनी जो भी बचत राशियां हैं उसको जमा करते हैं और आवश्यकता के अनुसार निकालते हैं। दूसरा खाता आता है चालू खाता। चालू खाता हम उस खाता को बोलते हैं जिसका उपयोग व्यापारी करते हैं। आप देखे होंगे कि दुकान वाला का जो गल्ला होता है जिसमें वो पैसे रखते हैं, नोट रखता है, जिसका दुकान ज्यादा चलता है वो तुरंत थोड़ी देर में भर जाता है। पेट्रोल पंप आप जाते होंगे पेट्रोल डलाने के लिए गाड़ियों में, तो वहां पर देखते होंगे कि खूब सारे रुपए थोड़े थोड़ी से देर में आ जाते। तो वहां पर क्या होता है कि वो उनको एक ऐसी खाते की आवश्यकता होती है जहां वो थोड़े थोड़े से देर में जाकर के बैंक में पैसा जमा कर ले। चालू खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें आप दिन में कितने भी बार जाकर के पैसे जमा कर सकते हो और कितने भी बार जाकर के पैसे निकाल सकते हो। इस कारण यह जो खाता है कम से कम 5,000 रुपए से खुलता है। और बैंक चूंकि व्यक्ति कई बार दिन में जाता है, व्यक्ति की आवश्यकता है, बैंक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बैंक इस चालू खाते में ब्याज लेती है कि हम तुम्हारा सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे रुपए की सुरक्षा कर रहे हैं। सिर्फ तुम 25 बार यदि बैंक जाओगे तो बैंक तुम्हारे अकेले के लिए तो है नहीं, बाकी लोगों का भी तो काम है। तो जब एक व्यक्ति कई बार जाता है बैंक पैसा जमा करने के लिए तो बैंक उससे उसका ब्याज लेती है, उस सेवा के बदले शुल्क लेती है। इस तरीके से 4-5 और खाते के प्रकार हैं हमारे पास में, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर
वह खाते की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, उसके क्या उपयोग हैं इत्यादि के बारे में कल बताएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। बच्चों, शुरू में हमने आपको बैंक में पैसा जमा करते समय और पैसा निकालते समय फॉर्म किस तरीके से भरते हैं वो बताए थे, किंतु शुरुआत में वो आपको फॉर्म अच्छे से दिखाई नहीं दिया था। तो अभी उस फॉर्म को आप लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिए। यह हमारा पैसा निकासी का फॉर्म है और भारतीय स्टेट बैंक का फॉर्म है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप देखेंगे कि सबसे ऊपर में नाम लिखा, डेट लिखा हुआ है। जिस तारीख को पैसा निकालना है वो तारीख लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं और जितना पैसा निकालना है, हमने यहाँ पर 20,000 रुपये लिखा हुआ है, तो अंकों में और शब्दों में 20,000 रुपये लिखते हैं और 20,000 रुपये लिखने के बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर और यदि हमारा पैन कार्ड नंबर हो तो उसे लिखते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरत की चीज़ है वो हमारा अकाउंट नंबर, सबसे ऊपर हम अपना उसमें अकाउंट नंबर लिखते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की गलती न हो और अंत में अपना हस्ताक्षर करना है। जब हम हस्ताक्षर करते हैं तो उस हस्ताक्षर में भी किसी भी किस्म की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ उसी तरीके का हस्ताक्षर हम इस फॉर्म के पीछे की ओर 2 बार करते हैं। 2 बार करने के पश्चात इसको हम बैंक के कैशियर को, जो काउंटर में बैठे हुए होते हैं, उन्हें दे देते हैं। वह अपने कंप्यूटर से हमारे हस्ताक्षर का मिलान करता है और जब सब चीज़ सही पाया जाता है तो उसके पश्चात बैंक वाले हमें पैसे दे देते हैं। ठीक इसी तरीके से हम पैसा जमा करने वाले फॉर्म में करते हैं। उस जमा करने वाले फॉर्म में भी हमको जितना पैसा जमा करना है उस राशि को लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपना अकाउंट नंबर लिखते हैं और अंत में अपना सिग्नेचर करते हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना होता है हमको कि हम कितनी राशि जमा कर रहे हैं और जितनी राशि हम जमा करते हैं उस नोट का जो डिटेल है उस डिटेल को पीछे की ओर लिखते हैं, जिसमें 1000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 20, 10 सभी अलग अलग नोटों को हम लिख करके उतनी राशि जितने पीछे बताया गया है उतनी राशि सामने भी होनी चाहिए। करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण कार्य और करते हैं कि हम जितनी राशि जमा किए हैं उसके काउंटर में भी उस पैसे को लिखते हैं कि हमने बैंक में अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर और कितनी राशि जमा की है। उसको जमा करने के उपरांत जब हम बैंक में पैसे के साथ इस फॉर्म को देखते हैं तो बैंक वाला उसका एक प्रति हमें अपना सिग्नेचर करके वापस करता है, जिससे ये पता चलता है कि हमने उस तारीख को कितनी राशि जमा कराई है।